हेलो, आदित्य नुरानी हियर। आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो प्रोबेबली या तो आप ऑलरेडी ऑप्शन बायर हैं, या आप ऑप्शन बाइंग करने का सोच रहे हैं, या आप ट्रेडिंग में आने का सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि छोटे पैसे से मैं बड़ा पैसा कमा लूँगा ऑप्शन बाइंग करके। तो अगर आप ऑलरेडी ऑप्शन बायर हैं तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए, और अगर आप ऑप्शन बाइंग करने का सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये फास्ट मनी देने वाला मशीन है, तो भी आपको ये वीडियो बहुत गौर से देखना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा हमेशा आपके अगेंस्ट चलेगा, डेल्टा अगर आपकी पोजीशन का उल्टा है तो आपका पैसा लेके जाएगा, गामा आपको फेवर करेगा लेकिन सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन, और वेगा जो है अगर आईवी ड्रॉप हो गई तो आपको नुकसान कर देगा। अब ये 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स सुन के आपको लगा होगा यार ये क्या बातें कर रहा है, ये ग्रीक्स कौन सीखता है, ऑप्शन बायर को ग्रीक सीखने की ज़रूरत कहाँ है। लेकिन मैं आपको ये बात बोल दूं, अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि सिर्फ प्रीमियम देखोगे और सब कुछ आ जाएगा, तो हाँ 10-20 हज़ार 25 हज़ार लाख रुपए की कैपिटल के लिए मैं बोलता हूँ हाँ ये बात ठीक है, सिर्फ प्रीमियम से आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसको अगर आप सीरियस बिजनेस की तरह देखने जाओगे तो ऑप्शन बाइंग को भी करने के लिए अगर आपको ग्रीक्स आती हैं तो आप बहुत अच्छे से ऑप्शन बाइंग कर पाओगे। अब जब हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्केट का समझना पड़ेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मार्केट मूव करने वाली कौन से पॉइंट्स है और कब है। मतलब आपको मल्टीपल चीज़ों की एक्सपर्टीज आनी चाहिए, तब आप प्रॉपर ऑप्शन बायर बन पाओगे। और अगर आप ऑलरेडी ऑप्शन बायर हो तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा भी अगर आपने कोई डिसीजन गलत लिया तो लॉस तुरंत लग जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि लॉस को कैसे बचाएंगे, ऑप्शन बायर कैसे बनेंगे, और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे एज ऑप्शन बायर, और ऑप्शन बायर चलने के पाथ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर। तो चलो मैं आज आपको बताता हूँ 5 ऐसे तरीके जो आपको ऑप्शन बायर बनने में हेल्प करेंगे, और ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको ऑप्शन बायर के पाथ पे चल के अच्छा ऑप्शन बायर बनने के लिए। सबसे पहली बात, ऑप्शन बायर बनने के लिए आपको क्या आना चाहिए। सबसे पहली बात, ऑप्शन बायर बनने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे आपको चार्ट्स देखना आता हो या आपको डेटा परखना आता हो। आपको ऐसे ब्रेकआउट पॉइंट्स चाहिए जहां से मार्केट फास्ट मूव लेगा, और वो ब्रेकआउट पॉइंट्स भी बराबर आप जब ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हो तब काम करने चाहिए, प्रॉपर चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऑप्शन बाई किया और मार्केट वहीं की वहीं रह गई 2-4 घंटा भी, और उसके बाद चली, तो भी वो 2-4 घंटे में आपको काफ़ी सारा थीटा डीके दे देगा। तो फर्स्ट पॉइंट, आपको एक्सपीरियंस के साथ टेक्निकल एनालिसिस या डेटा एनालिसिस का आइडिया होना चाहिए, जिसकी वजह से आप ब्रेकआउट्स टाइम कर पाओ और वो पॉइंट ढूंढ पाओ। मतलब आपको एक्सपीरियंस के साथ ब्रेकआउट के पॉइंट ढूंढने हैं और उसको टाइम करना है, तब जाके ऑप्शन बाइंग में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। दूसरा पॉइंट ऑप्शन बाइंग के लिए ये है कि आपको ऑप्शन ग्रीक्स सबसे अच्छे से पता होने चाहिए। हम उस ग्रीक्स को ऑप्शन सेलिंग के लिए भले यूज़ करते हैं, लेकिन बायर को वो समझना पड़ेगा, क्योंकि बायर का जो भी लॉस है वो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है। तो अगर ऑप्शन सेलर ग्रीक समझता है और अपने प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो उसके प्रॉफिट में से पैसा ले आने के लिए ऑप्शन बायर को भी ग्रीक समझना चाहिए। तो सबसे पहला ग्रीक है डेल्टा। डेल्टा से आपको क्या मिलता है? डेल्टा से आपको ये मिलता है कि हर 1 रुपया जो अंडरलाइंग मूव करेगा तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी अगर 10 रुपया मूव करती है तो आपका प्रीमियम कितना मूव करेगा। निफ्टी अगर 100 रुपया मूव करती है तो आपका प्रीमियम कितना मूव करेगा। निफ्टी अगर 50 पॉइंट आपके अगेंस्ट मूव करेगी तो आपको घाटा कितना होगा, वो बताएगा डेल्टा। मतलब हर 1 रुपये की मूव में प्रीमियम कितना चेंज होगा वो आपको डेल्टा बताएगा। इसलिए आपको डेल्टा पता होना चाहिए, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा पाओगे आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हो सकता है। फिर आपको पता होना चाहिए उस स्ट्राइक का थीटा कितना है। वो जो प्रीमियम आप बाई करने जा रहे हो उसमें थीटा की वैल्यू क्या है। अगर आपको थीटा पता है तो आप प्रीमियम को पिघलने से बचा सकते हो। तो बेस्ट थीटा, सबसे ज़्यादा थीटा जो होता है वो करंट वीक के ऑप्शंस में होता है या करंट मंथ के ऑप्शंस में होता है। अगर स्टॉक में काम कर रहे हो, निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो, तो करंट वीक करंट मंथ दोनों आपको लागू पड़ेगा, उसमें सबसे ज़्यादा थीटा होता है। तो ऑप्शन सेलर्स हमेशा नियरेस्ट वाले बेचने की कोशिश करते हैं प्रीमियम, ताकि थीटा मैक्सिमम मिले। तो आपको दूर वाले बाई करने हैं, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ ऐसी चीज़ें बाई करनी है ताकि थीटा का डीके आपको सबसे कम लगे। तो ये मैंने आपको डेल्टा बता दिया, ये मैंने आपको थीटा बता दिया। तीसरा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वेगा क्या लगना चाहिए। देखो
वेगा ऐसी चीज़ है जो खुद से नहीं चलती, आईवी के ऊपर आधारित है। आईवी की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, खाली उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो चलती है ऑप्शंस के बायर्स और सेलर्स के मूवमेंट के ऊपर। जितने पार्टिसिपेंट स्पीड में आएंगे उतना आईवी को बढ़ाएंगे, जितनी स्पीड में जाएंगे उतनी आईवी को घटाएंगे। मतलब जितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा स्पीड में उतना आईवी बढ़ेगा, जितना ओपन इंटरेस्ट कम होता जाएगा आईवी कम होता जाएगा। लेकिन अब ये ओपन इंटरेस्ट को और पार्टिसिपेंट्स के आने जाने को डिटेल में समझने की कोशिश मत करो। सिर्फ आप इतना समझ लो कि जिस इंस्ट्रूमेंट में जिस स्ट्राइक की आईवी ज़्यादा है उसको मत ट्रेड करो ऑप्शन बाइंग के लिए, कम है उसी को ट्रेड करो ऑप्शन बाइंग के लिए। अब वो ज़्यादा है या कम है वो कैसे पता चलेगा? तो वो उसकी आईवीपी देख के पता चलेगा। जब किसी स्टॉक की या इंडेक्स की आईवीपी कम है उसका मतलब उसमें ऑप्शन बाइंग किया जा सकता है, ज़्यादा है तो उसमें ऑप्शन बाइंग नहीं किया जा सकता। आईवीपी की अगर और डिटेल में जाना है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा आईवी एंड आईवीपी, मैं आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। चौथा और आखिरी फैक्टर जो आपको देखना है वो है गामा। गामा हमेशा ऑप्शन बायर के बेनिफिट में आता है, लेकिन गामा एक्टिव होता है एक्सपायरी डे के दिन, और एक्सपायरी डे के दिन भी लास्ट आधे दिन में ज़्यादा गामा एक्टिव होता है। तो उस टाइम पे आपको गामा बहुत फेवर करेगा क्योंकि वो डेल्टा को मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन वो हर बार आपके फेवर में नहीं होता है, इसीलिए उसको एक्सपायरी डे वाले दिन में ही कंसीडर कीजिएगा। तीसरा पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो है रिस्क मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी रिस्क तो मैनेज करना है, फाइनेंशियल मार्केट में आप आते हो तो रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ऑप्शन बायर का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे आईवी का घट जाना, जैसे थीटा डीके वगैरह उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो आपको कंपलसरी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में। तो रिस्क कैसे मैनेज करोगे? तो आप कभी भी कैपिटल के 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे पर ट्रेड। आप कभी भी 1:3 के नीचे बुक नहीं करोगे, कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। 1:4, 5, 6, 7 जो भी ले पाओ। जो बोलना बहुत ईजी है, लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में 1:3 के नीचे अगर आप काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेसफुल नहीं बनोगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में विनिंग ट्रेड्स जो होते हैं वो कम आते हैं। 10 में से 3 बार 4 बार ही आप विनिंग रहेगी आपकी। तो अगर आपने 1:3, 1:4 के टारगेट्स नहीं लिए तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में चूँकि विनिंग रेशियो कम रहता है तो विनिंग का परसेंटेज आपका ज़्यादा होना चाहिए ऑलवेज़। इसके बाद आपको ये कोशिश करनी है कि एक दिन में आप 2-3%, 3% से ज़्यादा कभी भी घाटा ना करो। और जिस दिन आपने 4-5% पैसा कमा लिया तो अपने प्रॉफिट्स को फटाफट बचाने की कोशिश करो और ट्रेल करके उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। एक और ख़ास बात आपको जो ध्यान रखनी है कि जब आप प्रॉफिट में आ रहे हो, डिज़ायर्ड प्रॉफिट आ रहा है, तो फटाफट प्रॉफिट बुक करके ट्रेलिंग चालू कर दो। क्यों? ऑप्शन बाइंग में कब प्रीमियम गिर जाएंगे और प्रॉफिट आपका वॉश ऑफ हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एक और ख़ास बात आप याद रखोगे, ऑप्शन बाइंग में लोग जो गलती करते हैं, जैसे जैसे प्रीमियम नीचे जाता रहता है स्टॉप लॉस की तरफ अपनी एवरेज को बढ़ाते रहते हैं। 5 लॉट से काम शुरू किया, जब तक ट्रेड खत्म होता है 25, 30, 40 लॉट, 50 लॉट में पहुंच जाते हैं। हर बार 5-5 लॉट हर 2-4 रुपये, 5 रुपये के नीचे के मुंह में ऐड करते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये मेहरबानी करके मत करना। दिस इज़ द सिंगल बिगेस्ट वेपन फॉर योर डिज़ास्टर। आपको बर्बाद कर देगा ये एवरेजिंग वाला सिस्टम। तो हमेशा सेटअप बेस्ड और रिस्क डिफाइंड आपको काम करना है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। चौथा पॉइंट आपको जो सीखना है और समझना है वो करना है ऑप्शंस बाइंग की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। आप चाहे कितने ही पुराने ट्रेडर हो, ऑप्शन बाइंग में जब आप आते हो तो आपको कम से कम 6 महीना उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो 1.5 साल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रैक्टिस ये करनी है कि जब प्रीमियम पिघलता है, जब ऑप्शंस गिरते हैं, तभी भी होल्ड कैसे करना है, एसएल कब ले लेना है बगैर फालतू। कई बार डीके की वजह से आपका एसएल लग जाता है, तो एडजस्ट करके आपको कौन सा स्ट्राइक लेना है ताकि आपको बहुत जल्दी एसएल ना लग जाए। ये सारी बातों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑप्शंस बाइंग में एक और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ये रहती है कि थीटा डीके तो आपके अगेंस्ट काम कर रहा होता है, लेकिन आईवी भी आपके अगेंस्ट काम कर रही होती है। तो उसको भी कैसे कंट्रोल करना वो आपको समझना होता है। और अगर ऑप्शंस बाइंग में अगर आपने ओटीएम ऑप्शन ले लिया तो वैसे ही आपका ट्रेड खराब होने वाला है। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी है कि आप कंटिन्यूसली ओटीएम ऑप्शंस नहीं बाय करके आईटीएम ऑप्शंस और फार एक्सपायरी वाले ऑप्शंस बाय करो ताकि थीटा डीके आपको बर्बाद ना कर दे। तो ये चौथा पॉइंट था। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रैटेजीज को जंप नहीं करना है।
आपको इंस्ट्रूमेंट कॉमन रखना है, 2-3 इंस्ट्रूमेंट आपने फिक्स कर लिए, उसी में ट्रेड करो। आपकी इच्छा हुई वहाँ जाके आपने ट्रेड कर लिया, हर एक का ऑप्शन का बिहेवियर अलग होता है, आपको दुखी कर देगा। तो आप पर्टिकुलर 2-3 इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लो, उसी में ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स करो, और आपके 2-3 सेटअप जो हैं ऑप्शन बाइंग के, 1 या 2 या 3 सेटअप्स जिसको आप स्ट्रैटेजी बोलते हो वो सिलेक्ट कर लो। बार बार इंस्ट्रूमेंट भी जंप मत करो, बार बार स्ट्रैटेजी भी जंप मत करो। आप ये चीज़ अगर कंट्रोल रखोगे, इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रैटेजी जंप नहीं करोगे, तो आप लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बन पाओगे, वरना आप लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर आपने ये किया कि आज मैं वॉल्यूम ब्रेकआउट पे काम करूंगा, कल मैं वीवैप पे काम करूंगा, परसों मैं मूविंग एवरेज पे काम करूंगा, अगर ये ऐसे चेंजेस करते गए, हर वीकेंड पे नए नए यूट्यूब के वीडियोस देखे और हर वीकडेज में उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। सो यू नीड टू फाइनलाइज योर इंस्ट्रूमेंट्स, यू नीड टू फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजीज। 2-3 इंस्ट्रूमेंट, 2-3 स्ट्रैटेजी, उससे बाहर आपको नहीं जाना है। तो अगर ये 5 पॉइंट्स को आपने मास्टर कर लिया तो आपको अच्छा ऑप्शन बायर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात याद रखना, दिस इज़ ऑल टाइम प्रोसेस, टाइम लगेगा, आपको टाइम लगे बगैर आप कभी भी सक्सेसफुल ऑप्शन बायर नहीं बन सकते। अगर मेरी बात आपको नहीं यकीन आ रही है तो आप उनसे जाके पूछ लो जिन्होंने ऑप्शन बाइंग में पैसा कम किया है। इवन आपकी जर्नी में भी शायद आपने किया रहेगा। मैंने भी ऑप्शन बाइंग ट्राई की थी, इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो मैं इतना ऑप्शन बाइंग ज़्यादा करता नहीं हूँ। अगर मैं डायरेक्शनल काम करता हूँ तो मैं या फ्यूचर्स यूज़ कर लेता हूँ या ऑप्शन सेलिंग यूज़ कर लेता हूँ। बाइंग इज़ नीड टू बी डन वेरी शार्पली, विच इज़ नॉट वेरी ईजी। जो ऑप्शन बायर है वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन 100 में आपको 2 मिलेंगे। ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग को नहीं सेट कर पाते बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स गोइंग अगेंस्ट यू। बट ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन बायर नहीं बन पाओगे। आप इन 5 चीज़ों का ध्यान करो, प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंटली बने रहो, आप अच्छे ऑप्शन बायर बन सकते हो। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरी टीम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे कंटेंट को फॉरवर्ड करो, लोगों से कहो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को ग्रो करवाने के लिए। आदिब नूरानी, गुड बाय, साइनिंग ऑफ।